हेलो दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपकी अपनी भोले शंकर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th में फिजिक्स जैसे कि कंटिन्यूसली चल रहा है पार्ट। आज हम फिजिक्स में वैद्युत स्थिति की यूनिट में फर्स्ट चैप्टर कूलाम नियम तथा वैद्युत क्षेत्र में आज हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी दो कंडीशनें होती हैं। ये मेरी वीडियो का पार्ट 4 है। जैसे कि मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बना चुका हूँ, उसको आप जाकर देख लेना और अन्यथा स्थिति में आपको ये समझ में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं आगे। आज हम देखेंगे इस टॉपिक को, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारे इस YouTube चैनल पर मैथ की क्लासेस भी कराई जाती है। आज हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी दो कंडीशन होती हैं, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल पोजीशन और इलिटरेटेड पोजीशन। इसे हिंदी में बोलते हैं निरक्षीय स्थिति और इंग्लिश में बोलते हैं इलिटरेटेड पोजीशन, और इसे अक्षीय स्थिति, इसे एक्स पोजीशन बोलते हैं। जैसे कि थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको समझा दूं कि इसमें अक्षीय स्थिति में क्या होता है। इसमें दो बिंदु होते हैं, माना ए बी। प्लस अच्छी स्थिति बता रहा हूं बस। जैसे कि इसमें किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। जैसे किसी बिंदु पर, माना हमने इसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर निकालनी है, तो इसे डॉट 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 इसे समांतर बढ़ाते हैं। इसे इसमें मतलब इसमें उसी बिंदु के आगे बढ़ते हुए जाते हैं, तब इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालेंगे। और इसमें निरक्षीय स्थिति में लंब डालते हैं। इसमें जैसे कि ए बी, और इसमें आवेश उल्टा होता है। इसमें ए पर तो प्लस आवेश होता है और बी पर माइनस आवेश होता है। इसमें लंब डालते हैं, इसमें ऐसे निकालते हैं, इसमें लंब डालकर निकालते हैं। इसमें रेखा, एक सीधी रेखा खींचकर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। निरक्षीय स्थिति में, ये निरक्षीय स्थिति है सेकंड नंबर, लंब डालकर इसे बिंदु पी मान लेते हैं, इसे बिंदु पी मान लेते हैं। आगे होगी, आइए चलिए इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी आपको समझा दूं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आगे होगी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की डेफिनेशन। अक्षीय स्थिति, जब कोई बिंदु जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए हुए द्विध्रुव अक्ष पर उपस्थित होता है, तो उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अक्षीय स्थिति में कहा जाता है, यानी कि एक्सियल पोजीशन में कहा जा सकता है उसे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बिंदु मानकर डॉट 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 के आगे बढ़ाया था। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए। जब कोई बिंदु जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए वैद्युत द्विध्रुव अक्ष पर उपस्थित होता है, तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, निरक्षीय स्थिति। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलिटरेटेड पोजीशन। जब कोई बिंदु जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है द्विध्रुव के लंब अर्ध यानी कि सम द्विभाजक पर उपस्थित होता है, तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। निरक्षीय स्थिति यानी कि इलिटरेटेड पोजीशन। एक बार फिर से रिपीट देखिए, जैसे कि मैंने आपको लंब डालकर बताया था चित्र में। जब कोई बिंदु जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है द्विध्रुव के लंब अर्ध सम द्विभाजक पर उपस्थित होता है, तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं इनके डेरिवेशन कैसे सॉल्व करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इसकी दो कंडीशन होती हैं, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। फर्स्ट देखते हैं अक्षीय स्थिति। पहले इसके चित्र को थोड़ा सा समझ लें। जैसे कि हमने दो बिंदु माने ए और बी।
ए पर प्लस क्यू आवेश माना, बी पर माइनस क्यू आवेश माना। इन दोनों के बीच की अल्प दूरी 2l है, तो बीच में केंद्र बिंदु O माना, तो O से B की दूरी l है, O से A की दूरी l है, l एक एक मान ली 2l है ना, इसलिए फिर इसको आवेश को मानकर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ पर E2 माना और E1 माना, इन दोनों के बीच का केंद्र बिंदु P माना, इन दोनों के बीच का बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता निकालनी है। यानी कि केंद्र बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है हमको, और फिर निकालनी है बिंदु A से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके बीच की दूरी कितनी मानी, R माइनस L हो जाएगी, और फिर निकालनी है बिंदु B से बिंदु P पर की दूरी R प्लस L, इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जैसा कि मैंने आपको वैल चित्र बताया था, वैसा ही मैंने ये लिखा है, आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूं मैं। जैसे कि माना वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस Q व माइनस Q, यानी कि प्लस Q और माइनस Q है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है, यानी कि इनके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, यानी कि O से R दूरी पर अच्छी स्थिति में बिंदु P पर, यानी कि बिंदु P पर, O से बिंदु P पर R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। आइए चलिए आगे देखते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। आइए चलिए मिटार के मैं और आगे लिखता हूं। आइए चलिए आगे देखते हैं, यानी कि आवेश प्लस Q से बिंदु P पर P की दूरी, यानी कि R माइनस L है, तथा माइनस Q आवेश से बिंदु P की दूरी R प्लस L है। आवेश प्लस Q व माइनस Q, यानी कि प्लस Q या माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी कि E1 और E2 है। आइए चलिए आगे देखते हैं। आइए चलिए देखते हैं, आवेश प्लस Q के कारण चित्र ब्लैक बोर्ड छोटा है, इसलिए मैंने चित्र में डाल दिया। चित्र आप पहले से ही नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। प्लस Q यानी कि आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R माइनस L स्क्वायर का होल वर्ग। इसी प्रकार मानेंगे, यानी कि आवेश माइनस, यानी कि इसी प्रकार बोलेंगे, यानी जैसे कि आवेश माइनस Q आवेश पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E2। इसी प्रकार, यानी ऊपर वाला पॉइंट है, इसी प्रकार इसको बोल देंगे, यानी कि यहाँ पर पहले आवेश माइनस Q इसी प्रकार आवेश माइनस Q पर बोल देंगे, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी दूरी कितनी थी, माइनस Q से R प्लस L को होल वर्ग बन जाएगी। दोनों का परिणाम ही निकाल लेंगे, Q बराबर E1 माइनस E2, दोनों का मान रख देंगे। आइए आगे सॉल्व करते हैं, देखिए आगे देखेंगे। अब इसमें से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया, तो हमारे यहाँ पर बचा 1/R माइनस L का होल वर्ग माइनस 1/R प्लस L का होल वर्ग। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारा R प्लस L का होल वर्ग माइनस R माइनस L का होल वर्ग। तो शुरू से देखेंगे, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये बार कॉमन ले लिया था। अब इसका होल वर्ग खोलेंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर ये माइनस है, तो इस माइनस का आगे मैंने डायरेक्ट गुणा कर दिया। जैसे कि इसका अगर होल स्क्वायर देखते हैं तो इसका होल स्क्वायर खुलता है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। चूंकि इस माइनस का अंदर गुणा हुआ है तो यहाँ पर प्लस आता, तो मैं यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस आता तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। इसलिए R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया इन दोनों का। और ये वर्गांतर का सूत्र होता है, ये जैसे कि A स्क्वायर प्लस माइनस B स्क्वायर का सूत्र होता है A प्लस B A माइनस B, ये सूत्र होता है। इसी कंडीशन में था तो इसका होल वर्ग, क्योंकि उसके ऊपर होल वर्ग लगाया तो इसके ऊपर होल वर्ग लगा देंगे। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इस पर। तो फिर हमारे पास बच क्या जाएगा 4, यानी कि 2RL 4RL हो जाएंगे, और ये हमारा कॉमन है। ये आगे देखते हैं।
देखिए ई बराबर 1/4πε0 को इस कंडीशन में लिख लेंगे, 2 आगे कर लेंगे, Q इंटू 2L इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल वर्ग। इस कंडीशन में क्यों लिखा? क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव का आधूर्ण यानी कि P बराबर Q इंटू 2L होता है। इसकी जगह पर अगर P पुट कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल वर्ग। यदि L का मान R की तुलना में बहुत छोटा हो तब तो E बराबर तो L बराबर हम 0 मान लेंगे। तो 1/4πε0 इंटू के 2PR अपॉन आर की पावर 4 हो जाएगी, आर से आर कैंसिल हो जाएगी तो हमारा मान निकल के आएगा ई बराबर 1/4πε0 इंटू के 2p अपॉन आर क्यू हो जाएगा। अब निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर 1 होता है, निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर 1 होता है तो हमारा ई बराबर 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन आर क्यू हो जाएगा। ये हमारा अच्छी स्थिति यही समाप्त होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं निरक्षीय स्थिति। आइए चलिए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के क्षेत्र की तीव्रता में टाइप 2 निरक्षीय स्थिति। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलिटरेटेड पोजीशन। इसका पहला ये चित्र है, पहले चित्र के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। माना वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में स्थित है, यानी कि A और B एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। यहाँ से यहाँ पर लंब डाला, यानी कि इसे बिंदु केंद्र O मान लिया, इसे बिंदु P मान लिया। यहाँ से यहाँ तक की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से E1 निकालनी है और -Q से E2 निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और केंद्र बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। -Q आवेश से बिंदु P तक की रूट r² प्लस l² मान ली, और +Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी मान ली? r² प्लस l² मान ली। जैसा कि इस चित्र में बताया जैसा ही नीचे लिखा हुआ है। जैसे कि देखो वैद्युत द्विध्रुव के माना वैद्युत द्विध्रुव AB किसी एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव के आवेश +Q व -Q है जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है, अल्प दूरी 2L है, L मान ली इधर, L मान ली इधर, 2L हो गई। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आइए चलिए आगे और समझते हैं। चित्र फर्स्ट के बारे में 2 लाइन और लिख लीजिए। बिंदु P से यानी कि बिंदु P से प्रत्येक आवेश से दूरी रूट में r² प्लस l² है। आवेश +Q व -Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 है। आइए चित्र सेकंड को समझते हैं। आइए देखते हैं सेकंड चित्र के बारे में। AB के लंबवत घटक यानी कि AB ये लंबवत है के घटक E1 यहाँ पे E1 sin थीटा व E2 cos थीटा परस्पर समान व विपरीत है, यानी कि ये दोनों समान है और विपरीत भी हैं। होने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यानी कि यह समान और तथा विपरीत दोनों हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि AB के समांतर घटक E1 cos थीटा है, यानी कि AB के समांतर E1 cos थीटा है व E2 cos थीटा है। एक सीधी रेखा में, यानी कि ये दोनों एक सीधी रेखा में हैं होने के कारण आपस में मुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर यानी कि इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता देखिए, इसे अब सॉल्व करते हैं आगे, आपकी समझ में आ गया होगा। जैसा कि इस चित्र के बारे में मैंने ये लिख रखा है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इनका परिणामी देखेंगे। E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 का मान रखेंगे यहाँ पे 1/4πε0 इंटू के Q अपॉन रूट में r² प्लस l² का ओवर इंटू cos थीटा प्लस 1/4πε0 इंटू के Q अपॉन रूट में r² प्लस l² का ओवर इंटू cos थीटा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। जैसा कि सॉल्व हो गए E बराबर 2
इंटू 1/4πε0 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, यानी कि ओ ए बट्टे ओ पी। तो ओ ए का मान एल अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसका मान यहाँ पर पुट करेंगे। आइए चलिए आगे देखते हैं। अब चित्र का कोई काम नहीं है, चित्र को अब हटा देते हैं। आइए चलिए देखते हैं। ई बराबर 1/4πε0 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन कॉस थीटा का मान पुट किया, रूट की जगह पर 1/2 लगा दिया। रूट था इस पर, रूट की जगह पर 1/2 लगा दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 यहाँ पर ले आएंगे तो हमारा P बराबर Q इंटू 2N, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का आधूर होता है। तो P रख देंगे यहाँ पर मान। E बराबर 1/4πε0 इंटू के P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। दोनों घातें जुड़ जाएंगी। यदि L का मान R की तुलना में बहुत छोटा होगा तो तुम्हारा L बराबर 0 हो जाएगा। E बराबर 1/4πε0 इंटू के इंटू P अपॉन आर क्यू, अथवा निर्वात अथवा वायु में K बराबर 1 हो जाता है। K बराबर 1 हो जाता है। तो E बराबर 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर क्यू। आइए चलिए आगे देखते हैं। अच्छी स्थिति तथा निरीक्ष स्थिति में अंतर क्या है देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आ गया होगा, अच्छी तथा निरीक्ष स्थिति में अंतर। पहला देखते हैं अच्छी स्थिति में। इस स्थिति में बिंदु बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है, यानी कि मैंने आपको चित्र बताया था। इस स्थिति में बिंदु बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है। निरीक्ष स्थिति में, इस स्थिति में बिंदु अक्ष के लंब सम द्विभाजक पर स्थित होता है, यानी कि इसमें लंब होता है, इसमें बढ़ाया जाता है बिंदु आवेश से। और दूसरा सेकंड पॉइंट देखेंगे अच्छी स्थिति में। ऐसी स्थिति में किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र उतनी ही दूरी पर निरीक्ष स्थिति की तुलना में 2 गुना होता है। इसमें निरीक्ष स्थिति की तुलना में 2 गुना होता है। निरीक्ष स्थिति में देखेंगे सेकंड पॉइंट। ऐसी स्थिति में किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र उतनी ही दूरी पर अच्छी स्थिति की तुलना में आधा होता है। इसमें 1/2 होता है और इसमें अच्छी स्थिति में 2 गुना होता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे अच्छी स्थिति में। इस स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव क्षेत्र के अनुदिश विद्युत द्विध्रुव आधूढ़ की दिशा में होती है, यानी कि देखिए एक बार फिर से। इस स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र की अनुदिश विद्युत द्विध्रुव आधूढ़ की दिशा में होती है। निरीक्ष स्थिति में थर्ड पॉइंट देखेंगे। ऐसी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव अक्ष के समांतर विद्युत द्विध्रुव आधूढ़ की विपरीत दिशा में होती है। एक बार फिर से देखिए। ऐसी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव अक्ष के समांतर विद्युत द्विध्रुव आधूढ़ के विपरीत दिशा में होती है। ये हो गए अच्छी स्थिति तथा निरीक्ष स्थिति में अंतर। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है एक तरीका के। इस पर MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। इस पर थोड़े से अच्छी तरह से आप नोट कर लेना। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे ये। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे YouTube चैनल भोले शंकर क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जैसे कि आपको नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।